Hello students, in this video we are going to study about the conceptual concept based on the YDSE. YDSE means Young's double slit experiment. Clear? So here is one heading as you see in your whiteboard. That is your part difference created by a glass slab. Clear? This is the basic concept of your optical path. This is again the basic concept of your geometrical path. And this is again the concept of your part difference created by the glass slab. Clear? And if you are focusing for the NEET as well as the IT mains and advanced, then this topic is your much more important. But the importance of this topic in your CBSE board examination is not much more. ये बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, ये बात समझ में आ रही है. लेकिन फिर भी इसको करते हैं तो जो लोग हायर लेवल पर स्टडी करेंगे उनके लिए ये है. तो चूंकि टॉपिक हायर लेवल का इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी हायर लेवल वाली आपको रखनी पड़ेगी. यहाँ ये बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर क्या है, ये पार्ट डिफरेंस क्रिएटेड बाय ग्लास स्लैब है. तो देखते हैं इसमें टॉपिक में है क्या. ये सपोज हमारे पास दो रेज हैं. क्लियर? द फर्स्ट रे और ये कैसी आपकी यहाँ पर आपकी है सेकेंड रे. करेक्ट? द नेम ऑफ द रे इज योर ए एंड द नेम ऑफ द रे इज योर बी. ठीक? ये दोनों रेज के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस था कितना था आपका 0, और इनिशियल पार्ट डिफरेंस भी कितना था आपका ये 0. मतलब यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, इनिशियली फेज डिफरेंस इनके बीच में कितना था 0, और पार्ट डिफरेंस भी इनके बीच में क्या था आपका ये 0. तो मतलब दोनों रेज बिल्कुल एक साथ एक ही जैसा मूव कर रही हैं, तो इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. ठीक? फिर इन रेस के रास्ते में एक रे का जो ये रास्ता है यहां पर ये इस तरीके से एक लाइन बना रहा हूं मैं. करेक्ट? यहां पर एक पॉइंट है. द नेम ऑफ द पॉइंट इज योर 1. ठीक? इस पॉइंट के बाद इस रेस के रास्ते में एक ग्लास स्लैब रख दिया गया. करेक्ट? यहां पर क्या रख दिया गया आपका, एक ग्लास स्लैब रख दिया गया इस तरीके से. और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी यहां पर आपकी है T. इसके पहले क्या था, यहां पर एयर था, और यहां पर भी क्या था आपका ये एयर था. ठीक? बीच में इस ग्लास स्लैब को क्या कर दिया गया आपका ये इंसर्ट कर दिया गया इस तरीके से. सपोज इस ग्लास स्लैब पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है, और इस ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v. जब रेस पहले मूव कर रही थी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1 था, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, c थी. तो यहाँ पर भी एयर में था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी यहाँ पर आपकी ये c है. ये पहले एक सिचुएशन थी. इस रेस को किस में भेज दिया गया, ग्लास स्लैब में भेज दिया गया. तो ग्लास स्लैब का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और उसके अंदर स्पीड की लाइट भी क्या होगी आपकी, कुछ ना कुछ होगी. और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये, इसकी थिकनेस कितनी, सपोज आपकी T है. जिस तरीके से यहाँ T थिकनेस के ग्लास स्लैब एज्यूम किया है, वैसे ही ऊपर भी एक T थिकनेस का यहाँ पर अपन एक एयर कॉलम एज्यूम कर लेते हैं. सपोज ये एयर है बीच में. एयर तो पहले से भी थी, एयर बाद में भी थी, बाद में ग्लास आ गया, ये पूरा एयर में ही चलना. मतलब अपन ये कंपेरिजन करना चाहते हैं कि ये रे इतनी थिकनेस में एयर में कितना चली है, और ये रे इतनी थिकनेस में ग्लास स्लैब में कितना चली. तो अपन यहाँ पर एक एयर कॉलम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं. क्लियर? सपोज इस एयर कॉलम की थिकनेस भी कितनी यहाँ पर आपकी ये T है. तो इस एयर कॉलम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो गया यहाँ पर आपका ये 1 हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी इसके अंदर आपकी ये c है. ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही. अब यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट भी कौन सा है आपका ये 1 है. दोनों रेस बिल्कुल A से शुरू हुई, B से शुरू हुई, और दोनों रेस 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट तक जस्ट बिफोर एंटरिंग देयर स्लैब्स, एयर स्लैब और ग्लास स्लैब के एंटरिंग के पहले की दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम थी. दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 था, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस भी कितना था आपका ये 0 था. जैसे ही 1 पर एंट्री करती थी, एक एयर में जा रही है, कितने थिकनेस की एयर, 3 थिकनेस की है, और एक किस में जा रही है आपकी यहाँ पर ये ग्लास स्लैब में जा रही है. ये यहाँ पर कैसा है आपके, दैट इज योर ग्लास स्लैब. अब बहुत ध्यान समझना है. तो यहाँ पर ये देखना ये कि इसको इस पॉइंट, इस रेस को जो 1 से एंट्री कर रही है,
ये ग्लास स्लैब के अंदर से होते हुए कभी न कभी ग्लास स्लैब को क्रॉस करेगी। सपोज पॉइंट क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये 2 हो गया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि रेज को जो 1 से एंटर करके 2 पर आ रही है, ग्लास स्लैब के अंदर चल रही है, तो उसको ग्लास स्लैब के अंदर 1 से लेकर 2 तक आने में कितना टाइम लगा, ये बात समझ में आ रही है। सो यहां पर देखते हैं ये लेट टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम 1 to 2 इन ग्लास स्लैब इज, कितना ले लिया टाइम, सपोज आपने इसको ये कैपिटल टी बोल दिया, ठीक। टाइम कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये कैपिटल टी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये लाइट ही है, हम देखना चाहते हैं कि लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, टी डिस्टेंस, किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो लाइट की स्पीड कितनी यहाँ पर आपकी है, v है, करेक्ट। सो यहाँ पर फॉर ग्लास स्लैब के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज योर, वी नो दैट, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हाउ मच, refractive index is equal to speed of light in air divided by speed of light in medium. So we can find the speed of light inside the glass slab. The speed of light inside the glass slab कितना आ जाएगा, v is equal to c divided by n, मतलब इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगी इस ग्लास स्लैब के अंदर की स्पीड ये हो गई। कितनी थिकनेस ट्रेवल कर रही, t थिकनेस कवर कर रही है, और टी थिकनेस इस स्पीड से कवर कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा, ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका जो कैपिटल टी टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, ये दैट इज योर डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होता है, ये स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, टी डिस्टेंस, किस स्पीड से, v स्पीड से। सो यहाँ पर जो टाइम निकल के आएगा आपका ये दैट इज योर t इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये t डिवाइड बाय v की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर c डिवाइड बाई n, n ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा nt डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये c हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आ रहा है आपको। ये टाइम क्या है, ये टाइम है रेस का 1 से लेकर कहां तक जाने में, 2 तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। अब ये देखते हैं कि सपोज इस टाइम की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड में, तो अपन ये देखना चाहते हैं कि उस 10 सेकेंड में जो रेस दोनों सेम टाइम पर, सपोज यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू कितना था आपका 0, टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T तक ये वाली रेस 1 से कहां पर पहुंची, 2 पर पहुंची। तो हम भी ये देखना चाहते हैं कि जब t इज इक्वल टू 0 पर दोनों ने एंट्री मारी है, तो इसने कैपिटल T टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। सो यहाँ पर क्या आ जाएंगे आप, ये दैट इज योर, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये that is your distance travel by ray A in time t। ये जो रे ए वाली ये है, इसने इसी कैपिटल टी टाइम में कहां से कहां डिस्टेंस, मतलब 1 के बाद ये कहां गया, 1 के बाद ये तो पता है ये कहाँ है, टी डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, टोटल टाइम निकाल लिया इतना। अब हम ये देखना चाहते हैं इतने ही टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो बच्चा यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपको पता ही है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर आपका, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर इस स्लैब के अंदर लाइट किस स्पीड से चल रहा, c, कितने टाइम तक चल रहा है आपका, ये t टाइम तक चल रहा है। ये कितना आ गया, c इंटू टी, टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा c इंटू एन टी डिवाइड बाई सी, c से c कैंसिल, ये क्या आ गया आपका, ये एन टी आ गया, और ये क्या है इसके थ्रू चली गई, क्या हो गई आपकी, ये डिस्टेंस हो गई। ये बात समझ में आ रही है। और इसी को बोलते हैं बच्चा ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का मतलब सेम लाइट जितने टाइम में ग्लास स्लैब के अंदर चलती है, उतने ही टाइम में सेम लाइट किसी एयर में कितना चलेगी, एयर में कितना चलेगी, उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस ग्लास स्लैब की थिकनेस। अब अगर हम यहाँ पर टी की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 2 मीटर, और एन की वैल्यू सपोज ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, करेक्ट। तो ग्लास स्लैब के अंदर रेज ने कितना चला, 2 मीटर। इसके अंदर रेज ने उतने ही टाइम में कितना ट्रेवल किया, तो एन की वैल्यू 2 रख दो, टी की वैल्यू 2 रख दो, 2 to 4 मीटर। इसका मतलब एयर के अंदर रेस क्या हो रही है आपकी, ज्यादा चल रही।
एयर के अंदर रेस की ज्यादा चलने का मतलब क्या, कुछ चीजें हटा रहा हूं मैं यहाँ से, आप नोट करते जाना फटाफट सीक्वेंस से, ठीक है, ये पूरा ही हटा दूंगा। एयर के अंदर ज्यादा चलने का मतलब क्या है कि अगर इसने t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम में 1 से लेकर 2 यहां पर आया है, ये 1 से लेकर 2 कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा, बिकॉज एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो सेम टाइम में ये कम चलेगा, सेम टाइम में ये ज्यादा चलेगा। कैपिटल T टाइम में इसने स्मॉल t कंप्लीट किया, कैपिटल T टाइम में इसने कितना कंप्लीट किया, nt, मतलब इससे मतलब इसका जो 1 वाला पॉइंट, सेम पॉइंट पर दोनों ने एंट्री की, लेकिन एग्जिट के समय ये वहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ, इसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या किया, यहां पर आपकी ट्रेवल की, कोई प्रॉब्लम इसमें। और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है यहां से यहां तक आपकी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है यहां से यहां तक आपकी है, दैट इज योर nt आ रही है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, nt, ये कितना है आपका, ये t है। अब अगर अपन यहां पर एक स्क्रीन रख देते हैं, ध्यान समझना, यहां पर क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी, और यहां से एक रे को और दूसरी रे को अपन ने क्या किया, छोड़ा, और छोड़ने के बाद दोनों रेस को क्या किया अपन ने कहा स्क्रीन पर जा रही है, तो दोनों रेस अगर स्क्रीन पर जाएंगे तो कौन सी रेस ज्यादा चलेंगी, कौन सी रेस कम चलेंगी। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन तक के लिए ए को इतना चलना है, बी को भी इतना चलना है, तो ना तो कोई ज्यादा चलेगा ना तो कोई कम चलेगा, आंसर तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये वाली जो है ये कम चल रही है और ये वाली क्या चल रही है आपकी, ज्यादा चल रही है। मतलब t इज इक्वल टू टी टाइम पर, देखो ध्यान से, इतना सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सपोज यहां से यहां तक आने में दोनों को कितना लगा आपको, ये 10 सेकेंड लगा, क्लियर, यहां से यहां 10 सेकेंड लगा, क्लियर। फिर 5 सेकेंड में ये कितना पहुंचा, इतना चला ये, फिर ये 5 सेकेंड में कहां पहुंच गया आपका, ये यहां पर पहुंच गया 5 सेकेंड में। अब अगर इस रेस को स्क्रीन तक पहुंचना है, इसको कम चलना पड़ेगा, और अगर इसको स्क्रीन तक पहुंचना है इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस आ रही इतना ही क्या करना पड़ेगा आपको, ये ज्यादा चलना पड़ेगा। और जितना ज्यादा चलना पड़ रहा है ये, उतना ही ज्यादा क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा। सो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आ चुका है बच्चा, ये कितना आ चुका है, ये दैट इज योर पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू, कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है इतना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पूरा nt चला है, ये t चला है, ये nt माइनस कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा। ये तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, nt माइनस t, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका t। दिस इज द पाथ डिफरेंस। इसका मतलब अगर पूछे कौन सी रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ज्यादा किसने चला, इतना, कितना ज्यादा चला, इतना ज्यादा चला, और इसकी वैल्यू कितनी है, n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये t आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी भी रेस के रास्ते में अगर आप क्या लाते हो, एक ग्लास स्लैब ले आते हो, तो ग्लास स्लैब के ले आने से उस रेस का जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है आपका, ये जो n माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपका, ये t हो गया। कितनी बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। सो our next topic is your effect on pattern on Young's double slit experiment on introducing a glass slab in the path of wave of one slit। मतलब क्या, ध्यान समझना। ये अभी तक जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन परफॉर्म करते थे, हमारे पास 2 स्लिट्स होती थी, यहाँ पर स्क्रीन होती थी, लाइट भेजते थे, कहते थे यहाँ सेंटर ब्राइट बनता है, यहाँ फर्स्ट डार्क बनता है, यहाँ फर्स्ट ब्राइट बनती है, यहाँ सेकेंड डार्क, यहाँ सेकेंड ब्राइट, यहाँ पर क्या था आपका, ये फर्स्ट डार्क, यहाँ फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, और क्या बनता था, सेकेंड ब्राइट। इस तरीके से पैटर्न हमें मिलता था आपका ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जब अपन कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं करते थे। अब कोई पूछे कि सेंटर ब्राइट पर पाथ डिफरेंस कितना होता था, तो पाथ डिफरेंस सेंटर ब्राइट पर, मतलब ब्राइटर के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा से, वो कितना होता है, एन लैम्डा। सेंटर ब्राइट की जगह एन की जगह कितना रख दोगे, 1 सॉरी एन की जगह 0, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। मतलब पाथ डिफरेंस का मतलब S1 से कोई रे निकली और S2 से कोई रे निकली, तो S1 पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता था, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स मिलता था। तो जब जब पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा एक्स जहां पर भी 0 होगा, वहां पर क्या मिलेगा आपका, ये सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन ये तब की केस थी जब दोनों से जो स्लिट से जब रेस निकलती थी, तो दोनों रेस कैसी होती थी, एयर में चलती थी और वहां पर जाकर सुपर इम्पोज कर लेती थी। लेकिन अब अपन क्या करने वाले हैं कि एक स्लिट के रास्ते में क्या रखने वाले हैं, ग्लास स्लैब रखने वाले हैं। अब ग्लास स्लैब रखने से क्या सेंट्रल मैक्सिमा पर या किसी भी फ्रिंज की पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा,
ये हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ही। तो जैसे ही यहाँ पर अपन ने क्या रखा है, ये इस तरीके से, ये तो यहाँ सेंटर ब्राइट बनता था नो डाउट, क्या बनेगा पता नहीं है। तो अपन यहाँ पर क्या भेजते हैं, रेज इस तरीके से ये भेजते हैं, इस तरीके से। क्लियर। और अपन ने S1 के रास्ते पर क्या रख दिया, यहाँ पर आपका एक ग्लास स्लैब रख दिया, और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है आपकी, ये T है। ये बात समझ में आ रहा। जब ग्लास स्लैब नहीं होता था, जब ग्लास स्लैब नहीं होता था तब पार्ट डिफरेंस निकालते थे तो लिखते थे S1P माइनस S2P, इसी को पार्ट डिफरेंस बोलते थे। दोनों इक्वल होते थे, जीरो हो जाता तो बोल देते थे यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन जब यहां पर आपने क्या कर दिया, आपने ये इस तरीके से ये इंट्रोड्यूस कर दिया ग्लास स्लैब को, तब पाथ डिफरेंस कितना होगा आपका, ये बात समझ में आ रही है। तब पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि P पॉइंट पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और P पॉइंट पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब यहां पर चूंकि ग्लास स्लैब है, ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करता है n-1 इंटू टी। तो अगर इसके पास एक्स्ट्रा, मतलब सपोज ये 10 मीटर है, ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये भी 10 मीटर था, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण ये सपोज 2 मीटर है, तो ये टोटल कितना चल रहा, 10 मीटर प्लस 2 मीटर 12 मीटर। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसके पास ड्यू टू द ग्लास स्लैब, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी, n-1 इंटू टी। अब ये 12 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया, क्या पार्ट डिफरेंस यहाँ जीरो आएगा क्या, नहीं। तो जब पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, क्या सेंट्रल मैक्सिमा इस जगह बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस जहां जीरो आएगा वहीं क्या बनेगा आपका, ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। जैसे सपोज इसको लेते हैं, सपोज ये कितना आपका 10 मीटर, अगर ये नहीं होता तो पूरी की पूरी एयर में चलती, नीचे वाली एयर में चले तो ये भी कितना होता, 10 मीटर। लेकिन इस ग्लास स्लैब के कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगी। पिछले टॉपिक में देखा कितना एक्स्ट्रा चलती है, n-1 इंटू टी। सपोज इसको कितना ले लिया अपन ने, 2 मीटर, तो ये रेस टोटल कितना चली है, 10 प्लस 2 12 मीटर। इस रे ने टोटल कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया। क्या इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो निकालेंगे, S1P माइनस S2P, क्या उसकी वैल्यू जीरो आएगी, नहीं आएगी। और जब जीरो नहीं आएगी तो वहां सेंट्रल ब्राइट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो ब्राइट को बोलते हैं मैक्सिमम, ब्राइट कब मिलता है, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और डार्क को क्या बोलते हैं अपन, ये मिनिमा बोलते हैं। एक नया वर्ड भी सीख लो, ये इसको सेंट्रल मैक्सिमा ही बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट ही बोलते हैं। फर्स्ट ब्राइट को फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं, सेकंड ब्राइट को सेकंड मैक्सिमा बोलते हैं, फर्स्ट डार्क को फर्स्ट डार्क फ्रिंज भी बोलते हैं, फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं, सेकंड डार्क को सेकंड मिनिमा भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो मिनिमा मैक्सिमा इस तरह से नाम होता है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि भाई जब इस जगह, अब इस स्लैब के इंट्रोडक्शन के कारण इस जगह आपका डेल्टा एस की वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है, तो हमें ये देखना है कि इस जगह डेल्टा एस की वैल्यू जीरो कब मिलेगी। ये बात समझ में आता, तो मतलब सेंटर ब्राइट कहाँ गया। अब अगर स्क्रीन पर ही पैटर्न मिलना है और स्क्रीन पर जो सेंटर ब्राइट इस जगह मिलता था आपका, ये वो सेंटर ब्राइट अब यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो कहीं ऊपर चला गया होगा या तो कहीं किधर चला गया होगा, आपका नीचे चला होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको चेक करते हैं। सेंटर ब्राइट वहां मिलेगा जहां पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी आपकी, जीरो। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 मीटर, और 12 और ये कितना हो गया, 12 माइनस 10 2 मीटर। सपोज मान लेते हैं सेंटर ब्राइट नीचे चला गया। जब नीचे चला गया ये, तो अगर नीचे जाएगा तो इसको मिलाओ, इसको इतना चलना पड़ेगा ये, और इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। ऑलरेडी ज्यादा चल रहा है, इसको और ज्यादा चलना पड़ेगा। ध्यान समझना, ये ऑलरेडी ज्यादा चल रहा है। अगर पॉइंट हमने नीचे ले लिया इसके इसको और ज्यादा चलना पड़ेगा। क्या यहाँ पर या इस पॉइंट के नीचे कभी भी पार्ट डिफरेंस जीरो हो सकता है, नहीं। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि इस पॉइंट नीचे जहां भी रहोगे आप, इसको और ज्यादा चलना पड़ेगा। यहाँ लोगे और ज्यादा, यहाँ लोगे और ज्यादा, और ये भी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ पाएगा जिस रेशियो में बढ़। इस पॉइंट के नीचे तो सेंट्रल मैक्सिमा आपका नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है। ऊपर चल के देखते हैं। सपोज यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, और ए पॉइंट तक में क्या होगा, देखो ये वाली जो रेस चलेगी, ये कितना चलेगी आपकी, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इस तरीके से चलेगी। और S2 वाली कहाँ चलेगी, S1 वाली आपकी ये यहाँ चलेगी इस तरीके से। और सपोज ग्लास स्लैब को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसी के रास्ते में रखा हुआ ग्लास स्लैब आपको। अब देखो ध्यान से,
मैंने बोला कि चलो अपना जो सेंटर ब्राइट है शायद ऊपर चला गया हो। सेंटर ब्राइट कहाँ गया हमें नहीं पता, लेकिन नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे पाथ डिफरेंस जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऊपर पाथ डिफरेंस जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर आप सुपर पोजिशन कराओगे तो S2 को ज्यादा चल रहा है और S1A इससे S2A से देखा अगर यहाँ मीडियम नहीं होता तो अपन लिखते कि S2A इज ग्रेटर देन कैसा है आपको S1A, लेकिन इस मीडियम के आने के कारण S1A थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल गया। S1A में प्लस समथिंग कर दोगे तो हो सकता है दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। और अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हो सकता है कि इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो कितना हो जाए, आपका जीरो हो जाए। और अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब सेंटर ब्राइट अपना यहाँ पर पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर अगर ग्लास स्लैब आपने ऊपर वाली स्लिट में लगाया है तो सेंट्रल ब्राइट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ग्लास स्लैब आपने नीचे वाली स्लिट में लगाया होता तो सेंटर ब्राइट अपने इस थिकनेस ओरिजिनल पोजीशन से नीचे की ओर क्या हो गया होता, आपका ये शिफ्ट हो गया होता। अब सेंटर ब्राइट कितना शिफ्ट हुआ, तो सपोज पी से कहाँ पहुंच गया, ए पर, तो कितनी शिफ्टिंग हुई उसमें, तो सपोज द शिफ्टिंग ऑन द सेंटर ब्राइट इज हाउ मच, दैट इज योर वाई। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। और सेंटर ब्राइट है ए पॉइंट पर एज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर ब्राइट है जो कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया, वाई शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब अपन पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस को अपन जीरो कर देंगे। वहां से जो कंडीशन मिलेगी वो किसी कंडीशन आ जाएगी, सेंटर ब्राइट की आ जाएगी। इतना बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके पहले देखो यहाँ पर ये ध्यान समझना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं। क्लियर? अब पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पर, ये केवल ब्लू वाली लाइन को देखना है। अगर अपन यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं ब्लू वाली लाइन, करेक्ट, ब्लू वाली लाइन पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, सपोज ये दैट इज योर बी बोल देते हैं। तो यहां पर देखो ये बी के आगे जितना BA है उतना ही S1A है। क्लियर? BA इज इक्वल टू कितना, S1 है। स्लैब को हटाओ, BA इज इक्वल टू S1, ये दोनों इक्वल है। तो पाथ डिफरेंस कितना है, केवल ये है। भाई समझ में आ, देखो यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये दैट इज योर पाथ डिफरेंस एट ए पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अपन बोलेंगे S2A माइनस S1A, यही तो बोलेंगे। पाथ डिफरेंस कितना बोलेंगे, S2A माइनस कितना बोलेंगे अपन, S1A बोलेंगे, इसी को पाथ डिफरेंस बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ये और ये डिस्टेंस हो गए इक्वल, तो इसने कितना एक्स्ट्रा चला, केवल S2B इक्वल चला ये, और S2B ही यहाँ पर क्या होगा आपका, ये पाथ डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आ रहा है? S2B ही यहाँ पर क्या होना है आपका, ये पाथ डिफरेंस होना है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये S2B। अब यहाँ पर देखो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा। अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा सोचना है। और ये बीच की थिकनेस कितनी है, D है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अपन ये इन ट्रायंगल S1 S2B, यहाँ लगा देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज योर S2B डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये S1 S2, S2B कितना आ गया यहाँ पर आपका ये S1 S2 साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया ये D साइन थीटा, दैट इज योर S2B। ठीक, ये कितना आ गया यहाँ पर आपका ये D साइन थीटा आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये इसको मिटा रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक, इस ट्रायंगल में आ गए जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, विच इज इक्वल टू द D साइन थीटा। और यही दोनों रेस के बीच में क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। सो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पर आपका ये कितना आ रहा है आपका ये, दैट इज योर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये D साइन थीटा। ये बात समझ में आ रहा है इतना, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ठीक। लेकिन ये पाथ डिफरेंस बच्चा तब आता, ये पाथ डिफरेंस तब आता जब यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब नहीं होता, क्योंकि जब ग्लास स्लैब नहीं होगा तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2A माइनस S1A। ठीक, S2A माइनस कितना हो जाएगा S1A, तब बोल देते कि S2B क्या हो गया, इसका ये पाथ डिफरेंस हो गया। ये पाथ डिफरेंस बच्चा तब का है जब यहाँ पर क्या होता आपका ये कोई भी यहाँ पर अगर स्लैब नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? खैर चलो S2B की क्या निकाल ली अपन ने, यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली।
करेक्ट। अब यहां पर ध्यान सुनना, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव फ्रॉम S1 टू P, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कितना ट्रेवल करेगा S1 टू A, ये S1A तो चल ही रहा है, ये प्लस एक्स्ट्रा ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसने टोटल यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, S1A तो चला ही, प्लस ग्लास स्लैब के कारण एक्स्ट्रा चला कितना, n-1 इंटू टी। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सो जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा अपना ये डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा S2A माइनस ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगा कितना S2A माइनस वो वाली डिस्टेंस कितनी आपकी है S1A प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये t हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डन। फिर यहां पर देखो कितना हो जाएगा ये जो डेल्टा x है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S2A माइनस S1A माइनस n-1 इंटू कितना आ गया आपका ये t आ गया। ठीक, जब ये स्लैब नहीं था, when there was no slab, तब उस कंडीशन पर S2A माइनस S1A इज इक्वल, S2A माइनस S1A इज इक्वल टू कितना आता था, इतना एक्स्ट्रा चल रहा है क्योंकि इसके बाद दोनों इक्वल चल रहे हैं, ये कितना आता था, ये S2B आता था। और इसका मतलब S2A माइनस S1A की वैल्यू कितनी आती थी S2B, और S2B कितना निकाला है आपने यहाँ पर ये d sin थीटा निकाला। इसका मतलब S2A माइनस S1A की जगह कितना रख देंगे अपन यहाँ पर ये, दैट इज योर d sin थीटा माइनस कितना हो जाएगा n-1 इंटू टी, दैट इज योर डेल्टा x आ जाएगा। ये हुआ पार्ट डिफरेंस ग्लास स्लैब के आने के कारण। ग्लास स्लैब के पहले पार्ट डिफरेंस d sin थीटा, ग्लास स्लैब के आने के बाद पार्ट डिफरेंस कितना हो गया ये, दैट इज योर d sin थीटा माइनस n-1 इंटू टी हो गया। करेक्ट, ये सब चीजें ऐसे ही आप नोट करोगे कॉपी में। फिर इसके बाद देखो जी, अगर ये पॉइंट पर सेंटर ब्राइट होनी, करेक्ट, फॉर सेंट्रल ब्राइट एट पॉइंट ए, अगर ये पॉइंट पर आपकी सेंटर ब्राइट होनी है तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, ये 0 होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस 0 कर दिया, ये कितना हो गया, ये d sin थीटा माइनस कितना हो गया ये n-1 इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहां से क्या आ गया आपका ये, दैट इज योर d sin थीटा इज इक्वल टू n-1 इंटू टी आ गया। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो ये इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा यहाँ बहुत कम है तो हमें पता है कि अगर थीटा बहुत कम होता है तो साइन का थीटा उसको छोड़कर भाग जाता है। सेम केस tan के पास होता है जिसको आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। भाई tan और sin इकलौते दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनका एंगल स्मॉल होने पर उनका एंगल उन्हीं को छोड़कर क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो अगर थीटा अकेला लिखा हुआ है तो, और थीटा अगर स्मॉल है तो उसको tan थीटा ही बोल सकते हो, उसको sin थीटा ही बोल सकते हो। अगर आपने tan थीटा बोला है, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y डिवाइड बाय d। इसका मतलब थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, y डिवाइड बाय d। सो थीटा जगह रख दिया तो ये कितना आ गया, y डिवाइड बाय d इंटू स्मॉल डी, पहले से था स्मॉल डी इंटू साइन थीटा, थीटा हो गया, साइन थीटा की जगह थीटा है, थीटा की जगह tan थीटा है, tan थीटा की जगह y अपॉन d, ये कितना आ गया y अपॉन d इज इक्वल टू कितना हो गया n-1 इंटू कितना हो गया आपका ये t हो गया। y क्या है, सेंटर ब्राइट में हुई शिफ्टिंग, सेंटर ब्राइट यहाँ ना मिलकर यहाँ मिली, कितनी शिफ्टिंग हो गई, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर, इट विल बिकम n-1 dt डिवाइड बाय कितना हो गया आपका ये d हो गया। ये हो गया सेंटर ब्राइट में हुई शिफ्टिंग, मतलब सेंटर ब्राइट यहाँ से उठकर कहाँ चली गई आपकी ये यहाँ पर चली गई। कब, जब एक ग्लास स्लैब क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब ध्यान समझना ये, अब यहाँ y की वैल्यू चेक करते हैं, प्लस में आई है कि माइनस में आई, ध्यान समझना, ध्यान समझना। y की वैल्यू प्लस में आई है कि माइनस में आई है। सो यहाँ पर देखो ये की जो d है
प्लस में टी प्लस में डी प्लस में n-1 भी किस में प्लस में, टोटल प्लस का मतलब ये किधर गई आपकी, ये ऊपर की ओर गई। ये बात समझ में आ रही है। अगर इसी डेरिवेशन को अपन करते और नीचे वाले स्लैब में अगर वो लगाते तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन कॉमन आता, और अगर एक नेगेटिव साइन कॉमन आता क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता आपका प्लस हो जाता। आप करके देखना, अगर नीचे लगाओगे आप तो इसका पाथ लिखना कितना चला, तो ये लिखा H2P प्लस समथिंग, और ये माइनस H2A करते S1A करते आप, तो यहाँ प्लस आता तो ये पूरा माइनस में आता। माइनस का मतलब y बता रहा शिफ्टिंग, तो अगर ये सेंट्रल पॉइंट है, प्लस का मतलब ऊपर की ओर है, माइनस का मतलब सेंटर किधर गया, नीचे की ओर। तो इसको लर्न कर लेते हैं। जिस स्लाइड में स्लैब रखा रहेगा उसी साइड में सेंटर राइट शिफ्ट हो जाएगा। किस अमाउंट से शिफ्ट होगा, n-1 dt बाई आपका ये d। ये बात समझ में आ रही है। अब शिफ्टिंग का मतलब क्या है तो बहुत ध्यान से समझना, इस तरीके से ये ध्यान समझना इसको पूरे को हटा रहा हूं मैं, ठीक। जैसे पहले कैसा पैटर्न मिलता था आपको, ये केवल ऊपर की बात कर रहा हूं। यहाँ सेंटर ब्राइट था, यहाँ फर्स्ट डार्क था, यहाँ फर्स्ट ब्राइट था, यहाँ आपका सेकंड डार्क था, यहाँ सेकंड ब्राइट। पहले इस तरीके का पैटर्न मिलता था आपको। जैसे ही पुराना वाला डायग्राम बनाया और ऊपर की तरफ स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, ये पैटर्न कैसा हो गया, कुछ इस तरीके से। यहाँ से सेंट्रल वाई लाइन से इस डिस्टेंस से यहाँ मिला सेंटर ब्राइट, फिर मिला क्या फर्स्ट डार्क, फिर मिला आपका ये फर्स्ट ब्राइट, फिर मिला क्या सेकंड डार्क, फिर मिला क्या आपका ये सेकंड ब्राइट मिला। तो अगर कोई पूछे कि सेंट्रल लाइन से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी, तो आपको पता है सेंटर ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट डिस्टेंस, सेंटर ब्राइट से किसी भी डार्क की डिस्टेंस 2n+1 इंटू डी लैम्डा बाई कितना होता है आपका 2d होता है। एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये आ जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेंटर ब्राइट ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये भी और शिफ्ट नहीं। सेंटर ब्राइट जब शिफ्ट हुआ तो पूरे की पूरी फ्रिंजी क्या हो गई, ऊपर की तरफ आपकी ये शिफ्ट हो गई, और बाकी फ्रिंजेस के बीच का गैप अभी भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। मतलब अगर स्लैब इंसर्ट करने के बाद आपसे पूछे कि सेंट्रल ब्राइट और पहले ब्राइट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ समझना, स्लैब इंसर्ट करने के बाद पूछ रहा है कि सेंट्रल ब्राइट और पहले ब्राइट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो सेंट्रल ब्राइट से किसी ब्राइट की जो डिस्टेंस होती है xn इज इक्वल टू ये होती है nd लैम्डा बाई डी। तो पहले का पूछ रहा तो अभी भी कितनी है ये लैम्डा डी बाई डी। देखिए मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा ना सेंटर ब्राइट से पहले ब्राइट, ये कितनी है लैम्डा डी बाई डी। लेकिन अगर ये पूछे आपसे ये कि सेंट्रल लाइन से पहले ब्राइट की डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी हो गई y, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई y प्लस लैम्डा डी बाई डी, मतलब ये हो जाएगा y प्लस n-1 dt बाई डी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना ये, और उस पर बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं होना, क्लियर। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, एक नया टॉपिक ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है आपकी, दैट इज योर नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई, मतलब क्या, ध्यान से बनना है। यहां पर देखो ये आपका डबल स्लिट है इसे गई, और ये कैसा था आपका स्क्रीन था, ये आपका यहां पर ये सेंटर था, क्लियर। ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर सेंटर ब्राइट था, यहाँ फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट। ये पैटर्न था कब, जब आपने कोई भी स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो यहाँ सेंटर ब्राइट होता है। लेकिन जब स्लैब इंट्रोड्यूस किया, सपोज ऊपर वाले में तो यहां पर सुपर इम्पोजिशन हुआ पी पॉइंट, यहां क्या मिलने लगा आपको, ये सेंटर ब्राइट। क्योंकि हमें पता है कि स्लैब आने के कारण सेंटर ब्राइट क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, वाई डिस्टेंस शिफ्ट हुआ। जब ये सेंटर ब्राइट यहां पहुंच गया है, तो ये जो पैटर्न यहां मिल रहा होगा, अब सेम पैटर्न यहां से मिलना शुरू हुआ होगा। तो इस पूरे के शिफ्टिंग के चक्कर में ये सारी फ्रिंजेस भी सेंटर ब्राइट के साथ कहां शिफ्ट हो गई, ऊपर। मतलब यहां पर क्या मिलेगा आपका, ये सेंटर ब्राइट। जो डार्क यहां मिल रहा था, अब यहां मिलेगा D1, फिर B1, फिर D2, फिर कैसा मिलेगा यहाँ पर B2, फिर D3, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, B3 मिलेगा। तो फ्रिंजेस भी तो शिफ्ट हो गई। पहले इतने में 10 फ्रिंज मिल रही थी,
अब सेंटर ब्राइट ही पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो 10-10 फ्रिंजेस भी तो शिफ्ट हो गई, तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती हैं ग्लास स्लैब के इंट्रोडक्शन के कारण। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें है। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होती हैं आपकी जो शिफ्ट होती हैं उसको कैसे निकालते हैं आपका, ये बहुत ही आसान होता है। ये तो यहाँ पर लगाते हैं कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितनी शिफ्ट होंगी, तो दैट इज योर शिफ्टिंग इन सेंटर ब्राइट डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। क्लियर? फ्रिंज विड्थ क्या, दो लगातार ब्राइटर के बीच डिस्टेंस, ये पहली फ्रिंज है, फिर ये है, ये है। सपोज ये 10 मीटर था और इसके बीच में 10 इस तरीके की, 5 इस तरीके की आ रही थी, तो कितनी शिफ्ट हुई है आपकी, 10 डिवाइड बाई 2 फ्रिंज आपकी क्या होगी, शिफ्ट होगी। मतलब कैसे निकाला जाता है, तो कितनी शिफ्टिंग हुई वाई में, मतलब सेंटर ब्राइट में, तो सेंटर ब्राइट में कितनी शिफ्टिंग हो रही है वाई, और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है आपकी यहाँ पर ये बीटा। वाई की वैल्यू मैंने नहीं मिटाई है, अभी है आपके पास, ये आ जाएगा n-1 dt डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई बीटा कितना होता है, डी लैम्डा डिवाइड बाई डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ये आ गया n-1 t डिवाइड बाई कितना आ गया लैम्डा। तो दीज आर नथिंग बट दीज आर द फ्रिंजेस शिफ्टिंग ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब आएगा तो इस तरीके की फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी आपकी यहाँ पर, ये शिफ्ट हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन।